हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम राजनीति विज्ञान का टॉपिक करने वाले हैं। +1 की जो राजनीति विज्ञान है उसकी देखो 2 बुक लगती है आपके राजनीति विज्ञान के अंदर, +2 के अंदर, सॉरी +1 के अंदर। उस +1 के अंदर क्या है, एक बुक का नाम है भारत का संविधान, भारतीय संविधान। आज हम ये बुक शुरू करने वाले हैं, भारतीय संविधान को। देखो भारतीय संविधान, तो हम भारतीय संविधान करने से पहले क्यों ना हम संविधान के बारे में पढ़ लें। भी संविधान क्या होता है। भारतीय संविधान तो है ही है, क्योंकि वो तो भारत का संविधान है, इसी कारण उसको भारतीय संविधान कहा जाता है। संविधान तो और देशों का भी होता है। तो सबसे पहले क्यों ना हम संविधान के अर्थ को पढ़ लें, भी संविधान क्या होता है और संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। भी देखो, जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय में वो संविधान का निर्माण किया गया था। तो इतना समय क्यों लगाया, इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, तभी तो इतना समय से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसी के हम पढ़ेंगे भी भारतीय संविधान है, जो संविधान है उसका क्या अर्थ है, संविधान की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। हम पहले अपने ये टॉपिक जो शुरू करने से पहले हम अपने परिवार से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर भारत के तरफ पहुंचेंगे। आप अपने परिवार में देखो, सुबह मेरी मम्मी है, वो उठते हैं, सबके लिए भोजन तैयार करते हैं, सब मतलब और भी बहुत है, झाड़ू पोछे हैं, और भी पशुओं के लिए है, बहुत काम करते हैं। हमारे उठने के बाद अलग ड्यूटी होती है, पशुओं को पानी पिलाना है या खेत पे जाना है या पढ़ाई करनी है, जो भी है। उसके बाद हमारा जो छोटा भाई है उसकी अलग ड्यूटी होती है, सिस्टर होती है, वो चूल्हे चौके का जो काम है या कोई और काम उनको स्टडी की होती है, वो काम करती है। पिताजी होते हैं वो खेत चले जाते हैं। दादाजी होते हैं वो भी वहाँ पर नहा धोकर बैठ जाते हैं, उनको काम वगैरह चेक करते रहते हैं। तो ये सारा क्या है, ये संविधान ही तो है, ये डेली चलता है काम हमारा, चलता ही नहीं चलता, ये अनुशासन है। यदि एक ही दिन हमारी मम्मी थोड़ी लेट उठे तो किसी को टाइम पर खाना नहीं मिले, किसी को टाइम पर चाय नहीं मिले, किसी को टाइम पर कोई वस्तु मिलेगी नहीं, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को चेंज न हो, पूरा सिस्टम बढ़िया तरीके से चलता रहे, इसके लिए क्या होता है, एक संविधान का निर्माण किया जाता है। और हमारे परिवार का भी संविधान होता है। और कई बार बोल देते हैं ना, आप ये नहीं कर सकते, हमारे रीति रिवाज में नहीं है, हमारे संविधान में ये नहीं है, हमारे परिवार में ऐसा नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या होता है भी, संविधान आपको ये कहता है हमारे लिए, जैसे मान लो मैं पढ़ता हूँ घर पर, मेरे पापा ने क्या कर दिया, एक मेरे लिए एक बढ़िया सा टाइम टेबल तैयार कर दिया भी सुबह आपको 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है, 10 बजे तक पढ़ना है, फिर आपको खाना मिलेगा, उसके बाद आपको मतलब रेस्ट करके फिर पढ़ना है, शाम को फिर आपको 10-11 बजे तक पढ़ना है। तो ये संविधान ही तो है, यानी प्रत्येक चीज़ को चलाने के लिए सिस्टम से, व्यवस्थित से, आप कह सकते हो व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, यानी प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक, चाहे वो परिवार है, चाहे वो अपना एक पूरे देश की बात हो रही है, चाहे वो राज्य की बात हो रही है, एक संस्था की बात हो रही है, प्रत्येक चीज़ को चलाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब संविधान क्या होता है, संविधान वो नियम, वो सिद्धांत होते हैं जिसके द्वारा एक देश को चलाया जाता है, या एक देश के लिए जो कानूनों की आवश्यकता होती है, कानूनों को बनाया जाता है, किसको पावर देनी है, किसको शक्ति प्रदान की गई है, कौन कानून बनाएगा, कौन उसको लागू करेगा। ठीक है, जनता, उसके अंदर जनता का क्या रोल है, व्यवस्थापिका का क्या रोल है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका क्या रोल है, इनकी भूमिका क्या है देश के अंदर, ये सारी की सारी बात डिसाइड करने वाला कौन होता है, संविधान होता है। इसका मतलब एक देश को, एक देश की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, उसके प्रशासन को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण भारत के भी एक संविधान का निर्माण किया गया था। इसके लिए मैंने आपको परिवार का एग्जाम्पल दिया है, जो परिवार में होता है वो भी एक अनुशासन से, अरे संविधान के एक अनुशासन ही तो है, एक अनुशासन है जो हम, हमारे लिए नियम, देश के लिए नियम बना दिए गए हैं, सरकार के लिए सिद्धांत नियम बना दिए गए हैं। जो सरकार के अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके नियम सिद्धांत बना दिए गए हैं, और उसी नियम सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनको चलना है। नहीं होता, स्कूल जाते हैं हम, स्कूल का अनुशासन होता है, इतने बजे पहली घंटी लगेगी जी, बेल होगी, इतने बजे दूसरी बेल होगी,
आपका पहला पीरियड इतने बजे शुरू होगा, चौथे पीरियड के बाद आपको हाफ टाइम होगा, उसके बाद 8वें पीरियड आपको छुट्टी होगी जी, इतने बजे आपको घर पर, यानी पूरे का पूरा सिस्टम नहीं बनाया जाता क्या? अरे वो संविधान ही तो है, वो स्कूल का संविधान है, यानी पूरी की पूरा वो स्कूल, वो हमारा विद्यालय एक व्यवस्थित तरीके से चल सके, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, रुकावट पैदा ना हो, एक व्यवस्थित और अनुशासित रूप से उसको संचालित कर सके, इसके लिए हमें कानून नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और यही कानून नियम सिद्धांत क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और भारत को चलाने के लिए, उसके शासन को, उसके प्रशासन को, एक भारत को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या हुआ था? एक संविधान का निर्माण किया गया था। ये है हमारा संविधान, और इसी कारण में क्या होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, इसके अंदर क्या है देखो। अब बात करते हैं भारतीय संविधान है, मैं फिर से लिख ही देता हूँ। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, ये किसने बनाया था, कैसे बनाया था, कौन सी जो हमारे संस्था थी जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था? ये तो हमने बता दिया था, ये बहुत जरूरी है एक देश के संचालित करने के लिए, लेकिन इसको बनाया कैसे गया था इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। देखो, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था ना, उससे पहले कैबिनेट मिशन आया था देश में, कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा था 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 मेंबर थे, यानी 3 सदस्य था ये, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। और लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यानी 3 व्यक्ति क्या हुए थे? भारत के अंदर आए थे एक कैबिनेट मिशन के रूप में 24 मार्च 1946 को। इन्होंने आके ये बात की थी, भारत का जो संविधान होगा ना, वो खुद भारतीय तय करेंगे, और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा का, यानी सबसे पहले एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और संविधान सभा का कार्य क्या होगा? संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का कार्य क्या होगा? संविधान का निर्माण करना। और वही पूरे का पूरा उद्देश्य देखेगा, आदर्श भी देश के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, क्या चीज़ हमें संविधान में रखनी है, क्या नहीं रखनी, ये टोटल चीज़ वो क्या करेगा? उसके संविधान देखकर उस संविधान को निर्माण करेगा। यानी जो जैसे भारत का निर्माण हो रहा है संविधान का, तो भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही क्या है, उसमें कानून सिद्धांत रखे जाएंगे, नियम रखे जाएंगे। ऐसा नहीं अमेरिका वाला सिद्धांत हम ले रहे हैं, अमेरिका से कुछ बातें ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो संविधान सभा के मेंबर थे ना, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने विश्व के बहुत से संविधानों का अध्ययन किया था, सभी संविधानों का अध्ययन किया था। और उनमें जो उनको अच्छी बात लगी, जो कुछ क्वालिटी लगी, वो बात उन्होंने क्या की? अपने संविधान में रख ली। लेकिन सीधी की सीधी उठाकर नहीं लिखी, उसको अपने भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग करके फिर रखी। हमने न्यायपालिका से समझी, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, उसको हमने अमेरिका से लिया है, तो कंप्लीट रूप से नहीं ले लिया उसको, क्योंकि भारत की परिस्थिति और अमेरिका की परिस्थिति अलग है। अमेरिका एक पूंजीपति देश है, विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है, अभी तक हम विकसित नहीं हो पाए, अभी तक हम अपना विकास कर रहे हैं, गरीब देश है एक। तो अमेरिका वाले नियम यहाँ कैसे चल जाएंगे भाई? नहीं चल पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो बात ली थी क्योंकि अच्छी लगी थी उनको, लेकिन उसको कंप्लीट रूप से, शुद्ध रूप से नहीं ली, बल्कि कुछ न कुछ उसमें चेंज किया। जैसी भारत की परिस्थिति है वैसी उन्होंने चेंज कर दिया। संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका का मॉडल है, लेकिन हमने कनाडा ली थी, क्योंकि कनाडा में जो संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है ना, वो अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक। और भारत में ही ध्यान रखना, पूर्ण संघात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया, कुछ एकात्मक तत्व को भी अपनाया गया है। हम एकात्मक और संघात्मक में जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अर्ध संघात्मक और जो अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय, ये दोनों बातें ली गई है, कनाडा से ली गई है हमारी। यानी पूर्ण संघात्मक हम क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि भारत की परिस्थिति ऐसी नहीं थी या पूर्ण रूप से संघात्मक हो जाए।
क्योंकि संघात्मक तो ऐसा होता है भी केंद्र राज्य अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से इंडिया में काम करना शुरू कर जाए तो फिर तो यहाँ पर तो इतने धर्म है, इतने क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है, इतनी भाषा जाति की दाप में पाई जाती है, फिर तो देश के टुकड़े होने लग जाए। तो इसी कानून को स्वतंत्र न रखते हुए अधिकार तो दिए थे राज्यों को, लेकिन साथ में केंद्र उसके ऊपर प्रभुत्वशाली भी था, यानी केंद्र को उससे ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया था। यानी अर्ध संघात्मक और अवशिष्ट विषय जो लिए गए थे वो कनाडा से संविधान से लिए गए थे। चलो सर, अब आपको ये अवशिष्ट विषय क्या होते हैं सर? देखो, हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान टोटल पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में जो शब्द नहीं आ रहे हैं उनके अर्थ भी पढ़ते चलेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने देखो जो हमने पिछले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। और उसके ऊपर हमने भारत का पढ़ा था भी अनुसूची 7 के अंदर संघ सूची जहाँ पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची जहाँ पर राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची जहाँ पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इनके अलावा जो विषय बच गए, देखो ये विषय मान लेते हैं जो आपके दे रहे हैं, इसके 97 विषय केंद्र कानून बनाएगा, इसके 67 विषय राज्य कानून बनाएगा, इसके 47 विषय है दोनों कानून बनाएंगे। इसके अलावा जो विषय बच गए जैसे साइबर अपराध है, इसके अलावा जो विषय बच गए उस पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि ये विषय तो हमने लिख दिए स्पष्ट रूप से, जो बच गए और बच गए उसको तो अवशिष्ट बोलते हैं। अवशिष्ट होता है जो बचा हुआ होता है, यानी अवशिष्ट जो बच चुका है, यानी तीनों सूचियों में जो नहीं आया वो होता है अवशिष्ट विषय। और ध्यान रखना, अवशिष्ट विषय पर कानून केंद्र बनाता है हमेशा। कनाडा में भी केंद्र बनाता है और भारत में भी कौन बनाता है? केंद्र बनाता है, यानी केंद्र इसके कारण शक्तिशाली है, क्योंकि अवशिष्ट विषय अमेरिका में राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन भारत में अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए, राज्य को नहीं दिए गए। समझ गए? तो ये दोनों प्रक्रिया जो अर्धसंघात्मक और अवशिष्ट विषय का जो लिया गया वो कनाडा से लिया गया है। तो अब बात करते हैं हम कैबिनेट मिशन की। देखो, ये कैबिनेट मिशन आया था और उसने आकर कहा था भी एक संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा का गठन करने के बाद इसका जो काम होगा वो होगा संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। और इसके लिए जो इन्होंने जो संविधान सभा की जो मेंबर रखे थे, टोटल सदस्य रखे थे, वो रखे थे 389 मेंबर यानी सदस्य। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना, इससे संबंधित 3 आंकड़े आते हैं जो आपके केंद्र जो ये संविधान सभा के सदस्य आते हैं ना, उससे संबंधित 3 आंकड़े आते हैं। मैं आपको पहले इसको इकट्ठे बता ही देता हूँ, फिर इसको शुरू करते हैं। एक तो आता है 389, एक आता है 299 और एक आता है 284। ये 3 आंकड़े आते हैं। 3 आंकड़े क्या है इसको हम इकट्ठे याद करते हैं ताकि हमारी याद रहे। 389, 299 और 284, ये क्या है? देखो, 389 तो वो है जो कैबिनेट मिशन ने आते ही स्टार्टिंग में कहा था भी 389 सदस्य होंगे और उससे एक संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, और वही संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। ये बात स्पष्ट रूप से उन्होंने आते ही अपना जो कहते हैं ना परामर्श दिया था, वो ये दिया था भी 389 सदस्य एक संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा क्या करेगी? आगे संविधान का निर्माण करेगी। अब 299 क्या है तो सुनो बात, मैं यहाँ बता देता हूँ उसको डिटेल से। देखो, 3 जून 1947, 3 जून 1947 के अंदर क्या हुआ था? हमारे यहाँ पर जो गवर्नर था वो था माउंटबेटन। क्योंकि जब संविधान सभा गठन हो चुका था ना, तो मुस्लिम लीग थी ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को अलग पाकिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान चाहता था, अलग देश चाहता था। तब जाके जो उसने सिद्दी कार्रवाई दिवस जो बनाया था 1946 के अंदर, बहुत से मुसलमान हिंदू आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, तब माउंटबेटन ने कहा था भी अब हमें विभाजन करना ही पड़ेगा, भी विभाजन बिना देश को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस ने भी ये मान लिया था भी ठीक है, विभाजन करना आवश्यक है, अगर विभाजन नहीं होगा तो देश के अब तो एक ही टुकड़े, नहीं तो अनेक टुकड़े हो जाएंगे। देखो, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू थे, उन्होंने कहा था भी यदि हम एक पाकिस्तान को मान लें तो हमारा देश कुछ तो बचेगा, अगर हम नहीं मानेंगे, अगर ऐसे दंगे होते रहे तो देश के एक नहीं हजारों टुकड़े हो जाएंगे।
तो इसके बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जो भारतीय विभाजन की योजना थी उनको मान लिया। इसी कारण इसको बोलते हैं 3 जून 1947 की योजना या भारत विभाजन योजना जो माउंटबेटन ने दी थी, या माउंटबेटन भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना, या इसको बोलते हैं मन बांटन योजना, मन बांटन योजना, क्योंकि इससे मन बंट गए थे पाकिस्तान और भारतीयों के, मन बंट गए थे, अलग अलग कहते हैं ना घर के अंदर जब मन दो भाइयों में आपस में नहीं मिलता बंट जाता है तो फिर वो बीच में दीवार निकाल लेते हैं, घर के अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ था, मन बंट गए थे और बीच में दीवार हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। ठीक है, यानी इसी 3 जून 1947 की योजना जो माउंटबेटन ने इसको लाई थी, और माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का विभाजन ही होने से ही इस समस्या का हल हो सकता है, इसके अलावा इसकी समस्या कोई हल नहीं है। देखो माउंटबेटन भी स्टार्टिंग में विभाजन नहीं चाहता था, कैबिनेट मिशन भी नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने दंगे, यहाँ के जो भारतीय परिस्थितियाँ थी, यहाँ जो खून खराबा हो रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने ये मान लिया था कि भारत का विभाजन अति आवश्यक है, और जब तक भारत का विभाजन नहीं करेंगे तब तक ये हिंदू मुस्लिम का जो दंगे हैं, जो ये समस्या पैदा हो रही है, उससे नहीं सलटा जा सकता या उस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। तब जाके उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना दी थी। अब सुनो बात, यहाँ पर जो सदस्य थे वो टोटल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के थे, मुस्लिम लीग भी था और अन्य भी थे। अब यहाँ पर जैसे भारत का विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग तो अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने अलग से अपनी संविधान सभा बना ली, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाने के लिए अपनी संविधान सभा गठन कर दिया। इसका मतलब इसके जो सदस्य थे वो इससे निकल गए, माइनस हो गए बस, और जो निकल गए तो बाकी कितने बचे, 299। अब आप 299 मेंबर की बात पता चल गया आपको। 389 वो थे जो सभी के साथ थे, यानी कांग्रेस के अन्य जितने भी हमारे जो और भी संबंधित पार्टियां थी और मुस्लिम लीग के थे। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हो चुका था माउंटबेटन योजना के तहत, वैसे ही जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संविधान सभा से निकल गए, चले गए, उन्होंने अपना अलग कोई संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठन किया। ठीक है, निकल गए तो फिर शेष कितने बचे, 299। यहाँ तक तो ये बात हो गई। ये तो इसके साथ हो गया संविधान सभा स्टार्टिंग वाला, ये इसके साथ हो गया। अब आता है 284 का। तो 284 मेंबर का क्या रोल है, ध्यान से सुनो। देखो हमारा जो संविधान बनाया गया था ना, उसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम रूप से जब इसको बनाकर कंप्लीट किया गया था, अंतिम रूप से, यानी 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर को तो उसको कंप्लीट कर दिया गया था। ये जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो उपस्थित होने वाले मेंबर थे वो 284 थे, ध्यान रखना। देखो उपस्थित यानी बाकी जो बचे हैं, कितने बच गए, 15 बच गए थे ना, वो अनुपस्थित थे, यानी वो सभा में आए ही नहीं, सभा में आए पहुंचे ही नहीं वो। तो तीनों रोल का पता चल गया आपको। 389 जब दोनों का इकट्ठा था, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अन्य जितने भी थे। 299 जब माउंटबेटन योजना, भारतीय विभाजन योजना लागू हो चुकी थी, भारत का विभाजन होना स्वाभाविक यानी पूरे का पूरा निश्चित हो चुका था, अभी भारत का विभाजन होगा। तब मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा से इस्तीफा देकर वहाँ से निकल गए और अलग से अपनी संविधान सभा का गठन कर लिया। तब कितने सदस्य रहे थे संविधान सभा में, 299। और जब अंतिम बैठक में उपस्थित कितने हुए थे, 284। तो संविधान सभा के सदस्य मेंबर के रूप में आपको 3 आंकड़े पढ़ने हैं, और ये 3 आंकड़े मैंने आपको डिटेल से बता दिए, 389, 299 और 284। अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसको पूरा करते हैं हम कैबिनेट मिशन को लेकर। यहाँ तक तो हमने जो नॉर्मल सी जानकारी थी वो हमने पढ़ ली, ताकि जैसे आपको कंफ्यूज ना हो, ऐसे ना हो सर आप पहले तो 389 बता रहे थे, अब 299 बता रहे हो, कभी आप 284 बता रहे हो। ऐसा मैटर नहीं आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। जैसे आज वाली क्लास में मैं आपको 389 बता दूँ, कल वाली में आपको 299 बताऊँ, उसके बाद मैं 284 बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज तो हो जाता है ना भी, कभी कौन से कभी कौन सा है, तो कौन सा सही माने। तो तीनों सही है, ध्यान रखना, तीनों अपनी परिस्थितियों के समय के अकॉर्डिंग सही है। कैबिनेट मिशन ने 389 की सिफारिश की थी, माउंटबेटन योजना आने के बाद 299 रह गए, अंतिम बैठक में 284 मेंबर
उपस्थित थे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। देखो मैंने बताया था कैबिनेट मिशन आया था, 3 सदस्य था, 1946 में आया था। इसकी सिफारिश के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। और एक जानता देता हूँ आपको, ये जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, डायरेक्ट नहीं था, जनता ने वोटिंग नहीं की थी। तो को हमारे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू था ना, वो ये कहते थे भी यहाँ का जो संविधान सभा बनेगी ना, जो संविधान का निर्माण करेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगी, यानी जनता खुद वोटिंग करेगी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा था भी ऐसी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जनता इतनी शिक्षित नहीं है, उस टाइम शिक्षा का स्तर हमारा कम था, तो जनता एक सही डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसलिए उन्होंने कह दिया भाई जो भी संविधान सभा के मेंबर आएंगे वो इनडायरेक्ट आएंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे। जो पहले से चुने हुए प्रतिनिधि है वही आगे क्या करेंगे, चुनेंगे। और इसके जो 389 सदस्य रखे गए थे, वो ध्यान रखना, प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर, एक सदस्य का बात कही गई थी भी प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होगा। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में 5 लाख पर एक MP बनता है, लेकिन उस टाइम जब बनाया गया था ना, जब संविधान सभा, उसके सदस्य का जो चुनाव होना था वो प्रत्येक जनसंख्या के आधार पर ही था। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन उस टाइम क्या था, 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होना था। भी मान लो टोटल जनसंख्या देख लेते थे, उसको भाग दे देते थे, पता चल जाता था भी कितने सदस्यों का चुनाव करना है हमें। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जनसंख्या 10 लाख होती है तो यहाँ से एक व्यक्ति जाएगा, कहीं दूसरे क्षेत्र में 20 लाख है तो वहाँ 2 व्यक्ति जाएंगे। यानी जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया था, वहाँ के सदस्यों का चुनाव किया गया था, इलेक्शन किया गया था, जो इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था। अब इसके आधार पर क्या हुआ, पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और ध्यान रखना ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी, स्थायी नहीं थे। सिर्फ क्या होता है हमारे, देखो फ्रांस के अंदर एक पत्ती है, ये पत्ती फ्रांस से ली गई है। फ्रांस के अंदर एक पत्ती है भी, जब बैठक होती है ना, और बैठक में जब अध्यक्ष का चुनाव करना होता है तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसकी ज़्यादा उम्र होती है, उसको क्या कर देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। ये पत्ती इसमें बनाई गई थी पहली बैठक में। तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको अनुभव था। इसी प्रकार उनको क्या कर दिया, उम्र के आधार पर उनको क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। वो भी क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद सेकंड बैठक हुई थी, जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन है? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। स्थायी इसका मतलब परमानेंट हो गए। अब जितनी बैठक होगी उसमें अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और आपको पता है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आप ये भी कह सकते हो प्रथम मनोनीत और जो एकमात्र मनोनीत और प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। क्यों? वर्तमान में तो मनोनीत होते ही नहीं है, सिर्फ निर्वाचन ही होता है। लेकिन इनको एक बार मनोनीत भी किया गया था, उसके बाद इनका निर्वाचन हुआ था, तब भी ये विजय हुए थे। यानी 2 बार रहने वाले ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। उसके बाद तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर क्या हुआ था, अब तो अध्यक्ष तो सेम ही हो गया, क्यों? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, तो उनको स्थायी बना दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। पहले तो अस्थायी थे, अब स्थायी हो गया। इसका मतलब प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष लिखने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन, इसका जो मुख्य जो बैठक की विशेषता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था संविधान सभा के सामने। और ध्यान रखो, वर्तमान में आप उद्देश्य का पढ़ते हो, प्रस्तावना पढ़ते हो।
आपने बुक देखते हो, आप 9वीं 10वीं 11वीं में किसी की देखते हो, उसके बैक साइड में प्रस्तावना लिखी होती है, उद्देशिका लिखी होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लास्ट के अंदर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी ये जो प्रस्तावना होती है ना, वो कहते हैं इसी उद्देशिका का रोल है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखित थी, और यही लैंग्वेज है वो प्रस्तावना में लिखित है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने जो पास किया था वो किया था 22 जनवरी 1947 को। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था ना, उसको आगे पास कर दिया, उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, देखो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 जो स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो पास किया गया था संविधान सभा द्वारा, वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम इसकी, देखो इसके बारे में अगर नेक्स्ट बात करें तो हम बता सकते हैं आपको, इस टाइम उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। तो संविधान टोटल जो बना था भारतीय संविधान, उसको बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और कहते हैं 67 लाख रुपए के लगभग खर्च किया गया था। 67 लाख रुपए के लगभग खर्च, यानी इतनी तो वो संविधान सभा वाले चाय पी गए, बैठे रहते थे, चाय पीते रहते थे, लिखते रहते थे। और एक बात बता देता हूँ, संविधान सभा में जो भी निर्णय होता था, जैसे मान लो आज कोई मुद्दा आया, क्योंकि उसमें मुद्दे ही रखते थे, भी हम भारत में ये करें जी, हम भारत में ये करें जी। संविधान सभा के सामने कोई मुद्दा आया, उस मुद्दे को ऐसे ही पास नहीं होता था, उसकी सर्वसहमति देखी जाती थी। सर्वसहमति यानी सबकी राय ली जाती थी। उनसे पूछा जाता था क्या इनको संविधान में रखा जाए, क्या ये भारत के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या भारत को इसको भारत के अंदर ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सूट करेगा या नहीं करेगा, हमारे लिए फ़ायदा है या नहीं है। इन चीज़ को सबके सामने पेश किया जाता था, सर्वसहमति थी। यानी इसका मतलब इसमें जो भी निर्णय होता था ना संविधान सभा में, वो सर्वसहमति और बहुमत से होता था। एक तो सबकी सहमति हो गई जी, सभी मान गए, उस मुद्दे को पास कर दिया, उसको संविधान में लिख लिया गया। एक क्या होता है, जब मान लो कोई किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, कोई कहता है उसके पक्ष में होता है, कोई उसके पक्ष में होता है, यानी दोनों आपस में सहमति बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता था? बहुमत देखा जाता था। अगर ज़्यादा लोग पक्ष में होते थे तो उस मुद्दे को पास कर दिया जाता था, उस कानून को पास कर दिया जाता था, उसको संविधान में रख दिया जाता था। अगर उसके विपक्ष में ज़्यादा होते तो उसको खत्म कर दिया जाता था। यानी फिर जो निर्णय होता था, इसका मतलब इन दो चीज़ों से क्या होता था? संविधान सभा में निर्णय किया जाता था। ठीक है, और समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब सुनो बात, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? टोटल कंप्लीट वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को उसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया था। इसी कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा? देखो यहाँ तक आपने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान क्यों आवश्यक होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान आवश्यक होता है क्योंकि किसी देश की प्रशासन को उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, और जो नियम सिद्धांत होते हैं वही क्या होता है? संविधान होता है। संविधान में उल्लेखित होते हैं। उसके बाद हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा। भारतीय संविधान का निर्माण किया था वो एक संविधान सभा ने किया था, और संविधान सभा का जो बनाने के लिए जो बात कही थी, जो प्रॉमिस दिया था, वो कैबिनेट मिशन ने दिया था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को देश में आया था। उसमें 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस था वो उसका अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। उस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो स्थायी अध्यक्ष हो चुका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तीसरी 11 दिसंबर 1946 को उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था,
और जो वर्तमान में आप प्रस्तावना पढ़ते हो, उद्देशिका पढ़ते हो, वो उद्देश्य प्रस्ताव की लैंग्वेज है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात आप देख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ोगे तो आपको प्रस्तावना की लैंग्वेज मिलेगी, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है? अरे जो संविधान के उद्देश्य जहाँ लिखित है वही तो प्रस्तावना होती है। और इसका नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव ही तो था। इसका मतलब संविधान के उद्देश्य लिखित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य लिखे थे और वो उद्देश्य लिखकर क्या लिखा था? संविधान सभा के सामने रख दिया कि हमारे संविधान के ये उद्देश्य होंगे। इसी कारण उसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका ही होती है। यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी है। क्यों? क्योंकि संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में लिखित होते हैं। संविधान के क्या आदर्श है, क्या उद्देश्य है, क्या एम है, वो टोटल प्रस्तावना में लिखित होते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। और 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसको लागू किया गया था, पास किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था संविधान में जो भी निर्णय होता था वो सर्वसहमति या बहुमत से होता था। या तो सर्वसहमति, सबकी सहमति हो जाए, या यदि कोई विवाद हो जाए कोई दो मुद्दों पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था? बहुमत से निर्णय लिया जाता था। बहुमत को देखा जाता था, तो उसके पक्ष में कितने हैं, पक्ष में कितने हैं। उसको बनाने में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। जो इसके बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी, इसी कारण हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने जो संविधान के बारे में पढ़ा। उसके बाद संविधान की और भी कुछ फैक्ट रह चुके हैं, वो हम नेक्स्ट जैसे ही जो क्लास लगेगी उसके अंदर करेंगे। यहाँ तक आपको इतने नोट्स बनाने हैं, इसको पढ़ने हैं। थैंक यू।